हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो एज वी ऑल नो कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये आपका बैच के साथ साथ यूट्यूब पर भी है। जैसा कि आपको कहा था कि कुछ प्रैक्टिस सेशन आपको दोनों जगह मिलेंगे, लेकिन कुछ और ऐसे प्रैक्टिस सेशन होंगे जो सिर्फ आपको बैच पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज मोमेंटम। एज वी ऑल नो कि जो मोमेंटम है वो कैसा है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो मोमेंटम है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट। एज वी ऑल नो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज टॉर्क। टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करें स्पीड की, तो एज वी ऑल नो कि जो स्पीड है वो कैसी है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जो आपका डी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, जैसे टॉर्क, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब किसके एग्जांपल हैं, वेक्टर क्वांटिटी से। और वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी से आपके एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्केलर क्वांटिटी। एज वी ऑल नो कि स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, जैसे स्पीड, डिस्टेंस, मास, डेंसिटी, इनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। तो ये क्या है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो एज वी ऑल नो कि जो स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैक्सवेल is the unit of which of the following? तो Maxwell is the unit of magnetic flux। जो आपका A ऑप्शन होगा that is the correct answer। So Maxwell is the unit of magnetic flux। और अगर हेनरीज का पूछ लिया जाता that is the unit of permeability। ठीक है जी, क्वेश्चन में आपके पूछा था कि मैक्सवेल इज यूनिट ऑफ, तो दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हेनरीज इज द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी। बट क्वेश्चन में मैक्सवेल का पूछा है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, सॉरी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दैट इज 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। क्या कहा है कि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ द सॉल्यूशन। तो एज वी ऑल नो कि CH3COH दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है जी, एसिटिक एसिड कहाँ होता है, विनेगर में होता है। और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इथेनोइक एसिड। और कैसा एसिड होता है, एज वी ऑल नो ये होता है वीक एसिड। कैसा एसिड होता है, ये होता है वीक एसिड। और वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड एज वी ऑल नो जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर हम मोलर मास किसका, CH3COH का, मोलर मास ऑफ CH3COH। आई होप आप सबको मोलर मास निकालना होता होगा, तो आप फाइंड आउट कर लोगे। तो इसका जो मोलर मास आएगा वो आएगा 16 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, दैट इज द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। अब इन्होंने कहा है कि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले मोल्स निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, मोल्स। तो मोल्स ऑफ CH3COOH। ठीक है जी, क्वेश्चन में मोलैलिटी निकालना है तो उससे पहले हम क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे एसिटिक एसिड्स के। तो मोल्स दैट इज कितना गिवन है, दैट इज 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। तो ये हो जाएगा 2.5 ग्राम अपॉन
60 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, ये कैलकुलेट करके आएगा आपका। इसे कैलकुलेट जब आप करोगे तो इसका जो आंसर आएगा ये आप करके देख लेना एक बार, दैट इज समथिंग 0.0417 मोल। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो यहां से हमने क्या निकाल लिए? मोल निकाल लिए। अब हमें मास गिवन है बेंजीन का, मास ऑफ बेंजीन दैट इज 75 ग्राम। कितना है? 75 ग्राम। क्या कैलकुलेट करना है? मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या कैलकुलेट करना है? मोलेलिटी ऑफ CH3COOH. Is that clear? Molality of CH3COOH. तो moles of CH3COH, moles of CH3COH upon mass of benzene, mass of benzene into 1000। ठीक है, तो मोल्स कितने थे? मोल्स हमने निकाले थे, दैट इज 0.0417। मास गिवन है 75 ग्राम और ये था मोल। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करोगे 0.0417 मोल और 75 ग्राम इंटू 1000। तो इसे कैलकुलेट करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा समथिंग 0.566। कितना आएगा? 0.566 ही आएगा या फिर 0. ये आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आएगा 0.556। यहाँ आपको ऑप्शन नहीं गिवन है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल ही है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन। हमें क्या करना है? मास परसेंट कैलकुलेट करना है एस्पिरिन। एस्पिरिन दैट इज C9H8O4 in acetonitrile, that is acetonitrile, ये है CH3CN। तो when 6.5 ग्राम of aspirin is dissolved in 450 ग्राम of acetonitrile, तो हमें बेसिकली यहाँ क्या कैलकुलेट करना है? मास परसेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। ठीक है जी, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन दैट इज C9H8O4। ये कितना है? ये है आपका 6.5 ग्राम। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? आफ्टर दैट हमें मास परसेंट निकालना है। मास ऑफ एसीटोनाइट्राइल दैट विल बी CH3CN। तो ये कितना है आपका? ये है 450 ग्राम। ठीक है, ये कितना है? दैट इज 450 ग्राम। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? टोटल मास ऑफ अ सॉल्यूशन। हम यहां से क्या निकाल लेंगे? टोटल मास निकाल लेंगे। तो टोटल मास कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो टोटल मास निकालेंगे हम 450 ग्राम प्लस 6.5 ग्राम। तो यहां से जो टोटल मास आएगा निकल के, आप इसे कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी 456.5 ग्राम। 456.5 ग्राम। तो ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकाल लिया? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। निकालना क्या है? मास परसेंट। ठीक है जी, चलो जी हम निकाल लेते हैं। क्या? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है? मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन। ठीक है, मास परसेंट, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कैलकुलेट किसका मास परसेंट कैलकुलेट करना था? एस्पिरिन का। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन। तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना था? 6.5 अपॉन 456.5 इंटू 100। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब आगे मूव करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कैलकुलेट करके समथिंग आएगा 1.42%। ठीक है, 1.42% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सॉल्यूशन इज 25% वाटर। एक सॉल्यूशन है जिसमें 25% वाटर है, 25% इथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड है बाय मास। तो हमें हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। क्या करना है कि हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100 ग्राम। ठीक है जी, लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। अब हमें वाटर का मास गिवन है, मास ऑफ
वाटर दैट इज 25, ठीक है जी। मास ऑफ इथेनॉल, मास ऑफ इथेनॉल ये कितना है, ये भी 25 है। और मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना है, 50। मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना है, ये है आपको 50। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। मास ऑफ वाटर 25 ग्राम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। इज दैट क्लियर? तो अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेते हैं पहले वाटर के, ठीक है जी। मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है जी। मोल्स ऑफ वाटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एज वी ऑल नो, जो मास गिवन है दैट इज 25 गिवन है, और इसका मोलर मास कितना होता है वाटर का, ठीक है 25। आप सबको मोलर मास आता है निकालना, वाटर का होता है दैट इज H2O, हाइड्रोजन कितने 1 दैट इज 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 16, 2 + 16 ये हो जाएगा 18। तो वाटर का मोलर मास कितना आ गया, दैट इज 18, ठीक है जी। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, किसके, वाटर के। तो जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट करके आएगा दैट इज ये आएगा 1.38, ठीक है। अभी हमने किसके निकाले हैं, वाटर के। अब हम किसके निकालेंगे, इथेनॉल के। चलो जी, अब हम निकालना है मोल्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का मास भी कितना था, दैट इज 25, ठीक है जी। इथेनॉल का मास भी कितना था, 25। एज वी ऑल नो इथेनॉल क्या होता है, दैट इज C2H5OH। ये क्या होता है, दैट इज इथेनॉल, ठीक है जी। दैट इज C2H5OH, ठीक है। ये क्या है, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल का मोलर मास निकाल लोगे तो ये आएगा आपका 46। तो इसे आप कैलकुलेट करके इसका आंसर बताइए, बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं इतने। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, अभी हमने देखा था मोलर मास जो होता है एसिटिक एसिड का 60 होता है, तो कुछ को तो आपको याद भी होगा, ठीक है। ये होता है 50, तो ये आ जाएगा आपका 50/60। तो अगर बात करें मोल्स ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल को कैलकुलेट करके जो आएगा ये आएगा आपका 0.54, ठीक है। ये आ जाएगा 0.54, और एसिटिक एसिड का आएगा 0.83। तो ये हमने क्या निकाल लिए, सबके मोल्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है जी। हमने क्या कर लिए, सबके मोल्स। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी। इसका कितना था, 1.38 इज इक्वल्स टू 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो ऐड करेंगे, ऐड करके जो इसका आंसर आएगा ये आपका आएगा कैलकुलेट करने के बाद दैट इज 2.764, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक सॉल्यूशन है जिसमें 25% वाटर है, 25 इथेनॉल है, 50% एसिटिक एसिड है बाय मास। हमें यहाँ मोल फ्रैक्शन निकालना है हर एक कंपोनेंट का, ठीक है। तो हमने टोटल मास लाइट कर लिया, दैट इज 100 ग्राम। मास गिवन था वाटर का, इथेनॉल का, एसिटिक एसिड का। अब हमने इनके मोल्स निकाल लिए, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ इथेनॉल एंड मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। और यहां से हमने क्या निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है हर एक कंपोनेंट का। तो पहले कैसे निकालेंगे, किसका निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, और इसके कैलकुलेट करेंगे आप खुद, और इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका दैट इज 1.38 अपॉन, ये कितना आया, ये आया आपका, एक सेकेंड, दैट इज 2.764। तो यहाँ कैलकुलेट करके ये आपको मोल फ्रैक्शन किसका मिल जाएगा, वाटर का। सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का कितना था, वो था आपका इथेनॉल का था 0.54 अपॉन 2.764। इसका कैलकुलेट कर लोगे, फिर आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का था आपका 0.83 समथिंग था, तो ये आ जाएगा 0.83 अपॉन 2.764, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करके इसका आंसर आप हमें बताएंगे, ठीक है। तो ये था 1.38 अपॉन 2.764, ठीक है। नेक्स्ट था 0.54 2.764। तो ये आप इसका कैलकुलेट करके आंसर यहाँ से इनके हर एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शंस आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 मोल ऑफ HCl इक्वल टू, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, ठीक है जी। 0.1 मोल ऑफ HCl इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन हुआ आपका होमवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, क्या पूछा है कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे आर देयर इन 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स are there in 4 moles of hydrogen
पेरोक्साइड। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगेड्रो नंबर। ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगेड्रो नंबर। चलो कर लेते हैं सॉल्व। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो निकालनी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ये कहा है कि 4 मोल्स इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 4 मोल। ठीक है, 4 है। और एवोगेड्रो नंबर एज वी ऑल नो दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि अभी तक डायरेक्ट ही किया है, यूनिट आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब इसे कैलकुलेट करोगे तो इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 24 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और फर्दर इसे अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.4 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो इजी था, आप ऐसे करके यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्या था? दैट इज 4 मोल और ये था 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या था? दैट इज एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर ये मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी कराया था और आपको इन डिटेल करना है, इन डिटेल पढ़ना है तो उसके लिए आप बैच भी ले सकते हैं जिसमें आपको इन डिटेल क्लासेस कराई जा रही है। ठीक है, तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द मोलर मास ऑफ MgOH2। क्या करना है? मोलर मास निकालना है किसका? मोलर मास ऑफ MgOH2। ठीक है जी। मैग्नीशियम कितना है? 1 है, तो सिंपल 1 इंटू एक सेकेंड, हाँ मैग्नीशियम कितना है? 1 है, तो मैग्नीशियम का मास कितना होता है? दैट विल बी 24। तो मैं डायरेक्ट लिख लूं, ये तो हो जाएगा 24 प्लस ये 2 है, तो 2 के अंदर दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 16 2 जा 32, 2 1 जा 2, तो 2 2 4 4 और 4 8 3 4 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा इसका? 58। कितना आ जाएगा? 58 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया इसका मोलर मास किसका? MgOH2 का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। की फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन गिवन है न्यूटन, वॉट, फैराडे, हर्ट्ज। सो एज वी ऑल नो जो न्यूटन है वो किसकी होती है? वो होती है फोर्स की, तो ये हो गया गलत। वॉट किसकी होती है? पावर की, तो ये भी गलत, थर्ड है ही नहीं। और फ्रीक्वेंसी किस? फ्रीक्वेंसी एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज हर्ट्ज। तो आपका जो डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not one of the fundamental quantities in physics? कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है इन फिजिक्स में? तो लेंथ, टाइम, वेट एंड मास। तो एज वी ऑल नो कि जो लेंथ है, टाइम है और मास है, ये क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं किसमें? इन फिजिक्स में। ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है इन फिजिक्स। ठीक है जी, फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। तो लेंथ भी है, टाइम भी है, मास भी है, बट जो वेट है दैट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स। की जो वेट है, वेट जो है आपका दैट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स। ठीक है जी, वेट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स। तो वेट तो है जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी इज वन विद अ बेस और फंडामेंटल यूनिट जो रिप्रेजेंट करता है सेम इन फिजिक्स। लेंथ, टाइम, मास, ये सब क्या है? ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर सोनोमीटर। कि जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के बिहेवियर की स्टडी में यूज किया जाता है। ठीक है जी, जो किसमें? वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है जी, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण वो कौन सा है? वो है सोनोमीटर। ठीक है जी, वो क्या है? दैट इज सोनोमीटर। सोनोमीटर दैट इज अ इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट जिसे हम किसकी स्टडी के लिए यूज करते हैं, यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है जी, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो लेट्स सी, फर्स्ट है बैरोमीटर गलत, हाइड्रोमीटर गलत, हाइग्रोमीटर गलत, सोनोमीटर, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यूज किया जाता है किसकी स्टडी के लिए, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए, तो वो होता है सोनोमीटर। ये हमने डिस्कस कर लिया। हाइड्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एक स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हैं किसकी, लिक्विड की। ठीक है जी। जो स्फाइगोमैनोमीटर है बेसिकली ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर बेसिकली हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। बैरोमीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम ह्यूमिडिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आप ये नोट कर सकते हैं। ये आपको मैं इसलिए कराती हूँ बाद में कि जब आप, आई थिंक आपने अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली है, तो जब भी आप उसे रिवाइज कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ चीजें आपके सामने नहीं भी आती होंगी, तो आप उन्हें एटलीस्ट छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। उन्हें अपने माइंड्स में वो रिकॉल होती जाती हैं, जैसे कुछ पॉइंट छूट भी गया तो वहां वो आपका कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज ग्रेटेस्ट फॉर, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ अ मटेरियल वो किसके लिए सबसे बड़ा होता है, रेड लाइट के लिए, ग्रीन लाइट के लिए, या फिर वॉयलेट के लिए, या सेम फॉर ऑल कलर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ material depends on the wavelength. The refractive index of a materials depends on the wavelength of light used, on the wavelength of light used. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल का वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज विद डिक्रीज वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स increase with decrease of, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कब बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज विद डिक्रीज वेवलेंथ ऑफ लाइट, विद डिक्रीज वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इन द बेसिकली जो वॉयलेट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, जो वॉयलेट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, हाई होगी। ठीक है जी, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी कैसी है, हाई है, हेंस लीस्ट वेवलेंथ। और इसकी वेवलेंथ कैसी होगी, लीस्ट होगी। इसकी वेवलेंथ कैसी होगी, लीस्ट होगी। इसकी वेवलेंथ कैसी होगी, लीस्ट होगी। तो ये आपको रिलेशन पता होगा। ठीक है, अभी बताया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब जो हमने ऑप्शन देखे थे उसमें अगर मैं वॉयलेट की बात करूं तो वॉयलेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है और वेवलेंथ क्या होती है, लीस्ट होती है। ठीक है जी, वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल का विल बी ग्रेटेस्ट फॉर वॉयलेट लाइट। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज ग्रेटेस्ट फॉर वॉयलेट लाइट। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकन आर फॉर्म एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कि जो लाइकन है वो कैसे फॉर्म होता है, एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन विच ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म के बीच में, बैक्टीरिया या फंजाई, बैक्टीरिया या एल्गी, एल्गी और फंजाई। तो लाइकन्स आर फॉर्म एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। किस किस के बीच में, एल्गी एंड फंजाई के बीच में। तो उससे पहले हम सिम्बायोसिस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सिम का मतलब होता है सेम, ठीक है, बायो का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो या उससे ज्यादा स्पीसीज एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो अब ये तीन टाइप्स का होता है, एक होता है म्यूचुअलिज्म, दूसरा होता है कॉम्युनलिज्म, थर्ड होता है पैरासिटिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, इसमें दोनों ही स्पीसीज का क्या होता है, बेनिफिट होता है। कॉम्युनलिज्म में एक का बेनिफिट होता है, एक का ना तो हार्म ही होता है और ना ही
बेनिफिट होता है। पैरासिटिज्म में एक का बेनिफिट होता है और एक का हार्म होता है, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी हमने देखा जो टर्म लाइकेन थी वो किसने दी थी, वो दी थी थियोफ्रेस्टस ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि जो टर्म लाइकेन थी वो किसने दी थी, वो दी थी थियोफ्रेस्टस ने। स्टडी ऑफ लाइकन को हम क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लाइकन्स को हम क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है जी, क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी कहते हैं। अब फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कौन है, अभी हमने देखा कि जो टर्म लाइकेन थी वो किसने दी थी, थियोफ्रेस्टस ने, ठीक है। लेकिन जो लाइकेनोलॉजी उसके फादर कौन थे, वो थे एरिक एक्रेसियस, ठीक है जी। लाइकेन क्या है, कॉम्पोसाइट थैलॉइड स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी एंड फंजाई, दैट्स व्हाई इसका थर्ड ऑप्शन क्या था, सही आंसर। तो एल्गल पार्ट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड सायोबियोन्ट एंड द फंगल पार्ट को माइसोबियोन्ट कहते हैं। बोथ एल्गी एंड फंजाई रिमेन इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दैट इज दे आर बेनिफिट फॉर ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा एसिड रेन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एज वी ऑल नो कि जो एसिड रेन के लिए जो फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो कौन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो लेट्स सी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, ये गलत, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होता, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। एसिड रेन जो होता है वो किसके वजह से होता है, इज कोज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन, कि एसिड रेन इज कोज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन, जो स्टार्ट कब होती है, जब जैसे कंपाउंड है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जब ये एयर में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ये जो सब्सटेंस हैं ये एटमॉस्फेयर में जब रहते हैं, कैन राइज वेरी हाई इनटू द एटमॉस्फेयर, तो ये मिक्स होते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और अदर केमिकल के साथ, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, एसिडिक पॉल्यूटेंट को फॉर्म करते हैं, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, एसिडिक पॉल्यूटेंट फॉर्म करते हैं, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन प्लस वाटर मिलके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये मैंने आपको कराया भी था जब मैंने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कराई थी, इवन बैच में भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने ये आपको यूट्यूब पर भी कराया था। तो इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी नहीं है, तो पहला है जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड का, वो कम होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। ये आपको पता होगा कि जो आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, क्या होता है, हाई होता है देन दोज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और पूछा था कौन सा सही नहीं है, बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। ये जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। बात सही है, मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट में नहीं करते क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये जो कंपाउंड है ये जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये बात भी सही है, और इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे ईथर, अल्कोहल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो जैसा मैंने आपको भी बैच में मैंने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी और उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, सेम एज इट इज, ठीक है। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये बात भी सही है, कैसे होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो जो आपका पहला ऑप्शन है वही गलत है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, लो नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम का और दैट इज बॉक्साइट, दैट इज बॉक्साइट, ठीक है। तो जो आपका ए ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेटल विच हैज अ शाइनिंग अपीयरेंस इज, कि वो कौन सा नॉन मेटल है, किसकी बात हुई है, नॉन मेटल की, मेटल की नहीं, नॉन मेटल ऐसा कौन सा है जिसका जो अपीयरेंस है वो कैसा होता है, शाइनी होता है। एज वी ऑल नो कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लश्रस होते हैं, उनमें तो चमक होती ही होती है, बट ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, वैसे नॉन मेटल्स लश्रस नहीं होते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसका अपीयरेंस जो है वो शाइनी होता है, और मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन दैट इज आयोडीन। वो कौन सा, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका अपीयरेंस कैसा होता है, शाइनिंग होता है। तो सल्फर गलत, फोस्फोरस गलत, आयोडीन जो होगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विच इज द ओड मैन इन द फॉलोइंग, कि इनमें से किसे ओड मैन कहा जाता है, ब्रास, कॉमन सॉल्ट, शुगर केन, वाटर। तो जो ब्रास है जिसे क्या कहा जाता है, ओड मैन, ठीक है। तो जो आपका ए ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स, की इनमें से किसे किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। तो मैंने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट जब आपको स्टार्ट कराया था बैच में, तो उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो देख लीजिए आप भी। किंग्स ऑफ केमिकल्स जिसे किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, दैट इज H2SO4। और ये कैसा एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, जो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है जी, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। तो नाइट्रिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, सिल्वर नाइट्रेट नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल वाज इवॉल्व बाय, तो वो किसने दिया था, बर्जेलियस ने। तो डाल्टन इनकरेक्ट, केविंडस इनकरेक्ट, एवोगैड्रो इनकरेक्ट, बर्जेलियस दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो डाल्टन ने सिंबल्स का यूज किया था विच वर मोर लाइक पिक्चर टू डेपिस्ट एलिमेंट। रदरफोर्ड ने कोई केमिकल सिंबल्स के बाद नहीं दिया था, उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। निल्स बोर्स इज आल्सो एसोसिएटेड विद केमिकल सिंबल बट ही इज रिस्पांसिबल फॉर गिविंग अस द बोर मॉडल ऑफ एन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल, किसका मिक्सचर, इथाइल अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, किसके थ्रू, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, ठीक है जी, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, किसके थ्रू, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। तो पहला है इवेपोरेशन गलत, सब्लिमेशन गलत, यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल ये भी गलत, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार देख लेते हैं, तो जो मिक्सचर होता है इथेनॉल और वाटर का, उसे हम किसके थ्रू सेपरेट करते हैं, तो उसे हम सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वेरियस लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है जी, बहुत सारे लिक्विड सब्सटेंस के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। एज द लिक्विड substance have different boiling point तो they can separated by fractional distillation method, कि जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होता है, जिस वजह से जिसे हम सेपरेट किसके थ्रू किया जाता है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो ऑपरेटर्स इसमें यूज किया जाता है, पूछा जा सकता है, तो वो किया जाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है जी। इवेपोरेशन आप सबको पता है कि एक ऐसा मेथड है जिसे बेसिकली यूज किया जाता है होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। एक्सट्रैक्शन मेथड हम बेसिकली यूज करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम रॉ कंपाउंड। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस मटेरियल को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं बाय यूजिंग वेरियस फिल्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर इज द ट्रेड नेम फॉर, तो विनेगर को हम क्या कहते हैं, विनेगर एसिटिक, ट्रेड नेम फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ होता है, विनेगर में होता है, दैट इज CH3COOH। तो क्लोरोफॉर्म गलत, एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस आर द मेजर पॉल्यूटेंट इंडिकेटर ऑफ, किसके लिए, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी, लाइकेंस एक ऐसे प्लांट होते हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं, इन एक्सपोज प्लेस जैसे रॉक्स और द ट्री बार्क, ठीक है। लाइकेंस जो वाइडली यूज एज एनवायरमेंटल इंडिकेटर और बायो इंडिकेटर की तरह इनका यूज किया जाता है। हाईली सेंसिटिव होते हैं टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, तो इन्हें यूज किया जाता है। दे कैन बी यूज एज अ एयर पॉल्यूटेंट इंडिकेटर की तरह इनका यूज किया जाता है, स्पेशली इन द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, गिवन द ग्रोइंग कंसर्न ओवर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है जी, ग्लोबल वार्मिंग पर बढ़ती चिंता को देखते हुए what will be the impact of burning fossil fuels on the environment and suggest viable alternative energy source, ठीक है जी। तो लेट्स सी, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, अल्टरनेटिव इंक्लूड सोलर एंड विंड एनर्जी, ठीक है। रिड्यूस ओजोन लेयर, अल्टरनेटिव आर न्यूक्लियर एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, एनहांस एयर क्वालिटी एंड नो विएबल अल्टरनेटिव अवेलेबल, मोर देन वन ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन है, होमवर्क में ही आपका, इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, की इनमें से मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे कम किसका होता है, कार्बन, सिल्वर, मरकरी। तो इनमें जो सबसे लीस्ट होता है वो किसका होता है, मरकरी का। तो जो मरकरी है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लीस्ट होता है, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं बात करूं किसकी, कार्बन की, तो ये आप सबको पता होगा कि जो कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका, जो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, वो हाई होता है। इज दैट क्लियर, कि जो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, हाईएस्ट होता है। कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, लीस्ट पूछा था, तो ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, की वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, एज वी ऑल नो
NaCl कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, जिसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है एज वी ऑल नो दैट इज NaHCO3, ये भी गलत है, पूछा है केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, तो केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा दैट इज सोडियम कार्बोनेट, जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी, वॉशिंग सोडा एज वी ऑल नो केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, जिसका क्या होता है फॉर्मूला, Na2CO3, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये इट इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट जो वाटर में सॉल्युबल होता है। ये एल्केलाइन होता है जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 11 होती है। तो ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इट हैज, इसके पास डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होती है, क्लीनिजिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो ये क्या करता है, डर्टी क्लोथ से ग्रीस को रिमूव कर सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ केमिकल कंपाउंड, उनके कॉमन नेम्स और केमिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaOCl2, बहुत बार पूछा जाता है, इवन मैचिंग में भी आता है क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आप सबको पता होगा, NaOH जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, Na2CO3.NH2O। कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कॉपर सल्फेट जिसे ब्लू विट्रियोल कहते हैं, जिसका कॉमन नेम है, और जिसे CuSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रियोल FeSO4। सल्फ्यूरिक एसिड एज वी ऑल नो H2SO4। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रोल। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका भी पूछा जाता है, और जिप्सम का बहुत बार पूछा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CSO4.5H2 और जिप्सम का होता है CSO4.2H2O। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट दैट इज जिप्सम, और जिसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आप सबको पता होगा, स्लेक लाइम। चिली, सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 एंड म्यूरेटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ पियल ऐश, इनमें से किसे कहा जाता है, Na2CO3, NaHCO3, K2CO3 या फिर CaCO3। तो लेट्स सी, जो पियल ऐश कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट को। किसे कहा जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट, और पोटेशियम कार्बोनेट दैट इज K2CO3। तो फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, जो थर्ड होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। सो लेट्स सी, K2CO3 और पोटेशियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, पेयल ऐश कहा जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और व्हाइट सॉल्ट है जो वाटर में सॉल्युबल होता है। किस लिए यूज किया जाता है, बेसिकली ग्लास और सॉप के प्रोडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो Na2CO3 केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट पियल ऐश, एंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइमस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन नेटल प्लांट, ये आप सबको पता होगा कौन सा एसिड होता है, दैट इज मिथेनोइक एसिड। तो जो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेटल एक हर्बिशियस प्लांट है जो एक वाइल्ड एरिया में ग्रो करता है। नेटल लीव्स के पास क्या होता है, स्टिंगिंग हेयर होता है जो पेनफुल स्टिंग्स कॉज करते हैं व्हेन, जब हम उन्हें एक्सीडेंटली टच कर लेते हैं, और एक किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम। तो ट्रेडिशनल रेमेडी जो यूज की जाती है उस एरिया को रब करके विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट व्हिच ऑफन ग्रो बिसाइड द नेटल। ठीक है, तो ये कुछ नेचुरल सोर्स उनके एसिड। ठीक है, एज वी ऑल नो, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड में टी से टैमरिंड, टी से टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। कर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। लेमन सिट्रिक एसिड, और नेटल प्लांट में कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए हैं आज की क्लास में। अगर आपका कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।